अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बुशरा बीबी का झूठ बेनकाब हो गया। उस दिन नैब ने तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को बुलाया था और कहा था कि आपकी दो ऑडियो हैं। एक ऑडियो में आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के मुलाजिम इनाम खान से बात कर रही हैं कि तोशाखाना की जो चीज़ें होती हैं उसकी तस्वीरें आपने क्यों बनाई हैं। जब तस्वीरें अंदर आती हैं तो फिर तस्वीरें नहीं बनाते, जब जाती हैं तो फिर बनाते हैं। तो इस तरह की वो बात कर रही थी एक ऑडियो कॉल में। दूसरी में वो जुल्फी बुखारी को, जिसमें वो मुर्शद, जिसमें एक और भी बात उन्होंने की थी कि मुझे आपके बारे में मतलब सारा कुछ पता है, और कुछ एक ऐसी बात भी की थी कि आपको नहीं पता कि आपका और मेरा क्या ताल्लुक़ है, जिस पे मतलब मीडिया में बड़ी बातें हुई थी। तो ये भी मुझसे पूछा था कि आप, मुझे पता तुम किस किस के साथ आजकल फिर रहे हो, किसके साथ तुम्हारा ताल्लुक़ है, किस खातून के साथ तुम हो। तो ये बातें भी हुई थी, लेकिन साथ ये भी बात हुई कि खान साहब ने की कुछ घड़ियाँ हैं, तो वो खान साहब ने कहा था कि वो भेज दो। ये बुशरा बीबी की ऑडियो ये एक और थी। तो जब नैब ने बुलाया तो बुशरा बीबी मुकर गई कि ये तो मेरी ऑडियो है ही नहीं। उसके बाद नैब ने एक फ़ैसला किया कि इन ऑडियो कॉल्स का फॉरेंसिक करवाते हैं। उन्होंने फॉरेंसिक लैब से इसका फॉरेंसिक करवाया और पता चला है कि ये दोनों ऑडियो बिल्कुल असली हैं। और अभी नैब को वो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, जिसमें नैब को बता दिया गया है फॉरेंसिक लैब की तरफ से कि जो ऑडियो कॉल्स आपने हमें दी थी फॉरेंसिक करवाने के लिए वो बिल्कुल असली हैं। उनमें ज़रा भी वो शक नहीं, कोई मतलब जालसाजी नहीं हुई, कोई टेम्परिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई एडिटिंग नहीं हुई। वो बिल्कुल सही और बिल्कुल मतलब असली ऑडियोज़ हैं। ये तस्दीक हो गया है। इससे अब बुशरा बीबी का झूठ बेनकाब हो गया। और आने वाले दिन जो हैं, इमरान खान तो अटक जेल में है ही ना, उनकी तो खबरें आपको मिल रही हैं ना, वहाँ पे मक्खियाँ बहुत हैं, मच्छर बहुत हैं वहाँ पर। मतलब जो बारिश का पानी आ जाता है, फिर वो जाए नमाज मांगते हैं, फिर वो कहते हैं जी मुझे उर्दू नहीं आती तो मुझे कलाम पाक दें जिसका इंग्लिश हो तो मैं वो उसका तर्जमा पढ़ूँ। शुक्र है सारे जितने भी क्रिमिनल होते हैं, मुजरिम होते हैं, वो जेलों में जाके अक्सर नमाज़ें पढ़ते हैं। मोस्टली वो जिक्र भी करते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं। तो खान साहब अभी तो ये टेलर है जो तोशाखाना में आपने मिस डिक्लेरेशन की है। अभी ये जो चोरी का केस है ना, घड़ी चोरी का, फिर सोने का एक लोटा है, फिर उसके बाद और भी कुछ घड़ियाँ हैं, कुछ ज्वेलरी है, डायमंड है, वो भी बुशरा बीबी के बारे में है। ये सारे केस हैं, ये अलहदा से नैब में केस हैं। अभी तो कैद आपको जो हुई है वो जुर्माना जो आपको 1 लाख रुपये सिर्फ हुआ है, जुर्माना बहुत थोड़ा हुआ है। मुझे जज दिलावर साहब पे ये एतराज़ है कि उन्होंने इमरान खान जैसी बड़ी शख्सियत को, आलम इस्लाम के इतने बड़े लीडर को, आलम इस्लाम मतलब खान साहब के शान शान नहीं है कि उनको 1 लाख रुपये सिर्फ जुर्माना किया आपने। 3 साल की चलो कैद, चलो ठीक है, 3 साल है तो बेल हो सकती है जिस दिन अपील लगेगी। लेकिन मुझे एतराज़ क्या है, जज दिलावर को सब बुरा भला कह रहे हैं, तो मैं भी इस बात पे उसको बुरा भला कह रहा हूँ कि जज साहब ने, जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को जो जुर्माना किया है वो 1 लाख रुपया इमरान खान के शान नहीं है। 1 लाख का तो उनके घर का खर्चा है रोज़ का, तो ये तो वो कम से कम 1 अरब जुर्माना होना चाहिए था इमरान खान को। 1 अरब तो होता ना, 1 अरब भी कोई इशू नहीं था। वो किसी ATM ने, किसी फाइनेंसर ने, जुल्फी बुखारी ने बाहर से भेज देना था। हो सकता है मलक रियाज दे देता जिसको 190 मिलियन पाउंड का इमरान खान ने वायदा पहुँचाया, मलक रियाज। 1 अरब जुर्माना होता, उसने मुंह पे मारना था, इस तरह अदालतों के मुंह पे, ये लो जुर्माना। उन्होंने कहना था जो 3 अरब, जो 3 साल की कैद है ना, उसके भी 3 अरब ले लो, मतलब 4 अरब लो और इमरान खान को छोड़ दो। ये मलक रियाज ने करना था भाई। 190 मिलियन पाउंड, वो तो कोई 60-70 अरब बन रहा है इस वक्त। डीवैल्यूएशन हो चुकी है ना, इतनी तो करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है। तो मलक रियाज ने तो कहना था कि भाई ये 50, या आप आलम इस्लाम के लीडर को छोड़ो, ये 3 साल की कैद ख़त्म, ये लो जुर्माना 1 अरब, और 3 साल का 1 साल का 1 अरब, 1 साल का 1 अरब, 3 अरब, 4 अरब टोटल हुकूमत को मिलने थे इमरान खान। बस खैर से बाहर वही कौम से खिताब, कौम यूथ से फिर लाइव आ जाना, वही टिकटॉक के ऊपर टिकटॉक बनाना, वही सारा कुछ, वही हरकतें, वही आयतें पढ़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वही
इस्लाम की मिसालें, हज़रत उमर की मिसालें, और हरकतें देखें तोशा खाना, हरकतें चेक करें, 190 मिलियन फॉरेन फंडिंग। और फिर 9 मई का तो बड़ा ख़तरनाक केस दर्ज हुआ है। आसान न्याजी तो आपको पता है वो फौजी अदालत में केस चल रहा है, तो इमरान खान पे तो आप देखें क्या इस पर मतलब पांजा लगना है, मतलब अनबिलीवेबल, मतलब बड़ा ही संगीन लेवल का 9 मई का केस बन रहा है। मैं पहले भी कहता हूँ यार, बंदे को एंटी एस्टैब्लिशमेंट अगर कोई बंदा है, पहली बात तो आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो ही नहीं हो। एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो होता है जो फौज को कहता है न्यूट्रल हो जाओ और आप अपना किरदार सियासत में ना रखो। आप तो कहते थे आप हमारा साथ दो क्योंकि हम हक हैं, हम सच हैं, तो आप मेरा साथ दो। इमरान खान ये कहता था फौज को, अब बाकी लोगों को दीवार से लगाओ, नुक्कड़ से लगाओ। ठीक है, उन्होंने लगा दिया 3-4 साल, बल्कि 2014 से लगे हुए हैं उनको नुक्कड़ पे लगाने पे, उससे पहले भी लगे हुए थे, तो उन्होंने लगा तो दिया था। लेकिन आप तो अच्छा परफॉर्म करते, आपने तो पूरी मतलब पाकिस्तान ने आज तक डिफ़ॉल्ट का नाम नहीं सुना था। इमरान खान की हुकूमत में सुना गया कि हम श्रीलंका बनने वाले हैं, हमारे पेट्रोल पंप बंद हो जाने हैं, हमारी गैस जो आ रही है, जो सुई गैस आ रही है घरों में, ये बंद हो जानी है, और हमारी बिजली बंद हो जानी है, पेट्रोल पंप तो मैं कह चुका हूँ वो बंद हो जाने हैं। उसके बाद हमारी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जानी है, डॉलर 1000-2000 का हो जाएगा। ये होता है डिफ़ॉल्ट। और कुछ नून लीग के लोग भी हैं जो कहते हैं जी इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी पीडीएम को हुकूमत लेने की, आराम से उसको जलील होने देते इमरान खान को। लेकिन वो जलील तो हो रहा था, वो दिन ब दिन हो रहा था, लेकिन जो हमारी कौम ने जलील होना था बाद में, जब गैस बंद होनी थी, पेट्रोल बंद होना था, जब बिजली बंद होनी थी, जब करेंसी की वैल्यू डॉलर 1000-2000 का हो जाना था, फिर वो पीडीएम आती, फिर आके गैस बहाल करती, फिर वो आके बिजली बहाल करती, वो फिर आके पेट्रोल बहाल करती, फिर वो आके क्या करती जनाब, करेंसी की वैल्यू हमारी फिर ठीक करती, डॉलर कुछ नीचे आता, फिर आईएमएफ से एग्रीमेंट करती, फिर ठीक था। लेकिन उस वक्त तक नुकसान बहुत हो चुका होना था। उस वक्त तो फिर पीडीएम भी जोन सी थी। अभी तो देखें पीडीएम ने जितनी देर हुकूमत की है, आपको नॉन स्टॉप बिजली आ रही है, नॉन स्टॉप गैस आ रही है, बैंक खुले हुए हैं, करेंसी का जो मार्केट डॉलर का रेट खुद ही तय करती है। पहले हुकूमत का इन्फ्लुएंस होता था, लेकिन ये पीटी की हुकूमत में असम्बली में बिल पास हुआ था कि डॉलर का रेट जो है वो हमारी मार्केट खुद से तय करेगी। तो मार्केट खुद तय कर रही है, सप्लाई एंड डिमांड है ना, जिस तरह भाई बाकी चीज़ों के रेट सप्लाई एंड डिमांड पे होते हैं, इस तरह डॉलर का भी हो रहा है। ठीक बात है, डॉलर तो ऊपर जाएगा तो महंगाई होगी, नीचे आएगा तो सस्ता होगा काम। तो ये मार्केट पे बात छोड़ दी गई है। तो जनाब ये 2 फार्मूले थे, या तो चुप करके बैठे रहते और फिर मुल्क एक दफ़ा डिफॉल्ट होता, फिर उसको ठीक करना, फिर तो किसी की भी इज्जत नहीं बननी थी। अभी तो चांस एक मुल्क ट्रैक पे चढ़ गया ना। जो पीडीएम ने आईएमएफ के साथ जो इमरान खान का वायदा वो था उसको रिस्टोर किया है, मुल्क अभी ट्रैक पे है। आप इसी तरह चलते रहे तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और दुआ भी की जा सकती है कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की जो सी हैं प्राइसेस, जो ये ऑयल की हैं, गैस की हैं, ये नीचे आएँ ताकि मुल्क में हालात बेहतर हैं। देखिए, लेकिन इमरान खान ने जो है वो पेट्रोल पे सब्सिडी दी थी। इससे पहले लोग नहीं देते थे कभी भी सब्सिडी। जो अगर नवाज शरीफ 65 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहा था तो सब्सिडी नहीं दे रहा था। अगर मुशर्रफ की हुकूमत थी वो सब्सिडी नहीं दे रहा था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आपको जो पेट्रोल है 121, 22, 30 रुपये तक गया था। फिर जो पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल नीचे आई थी तो फिर नवाज शरीफ ने 65 दिया था। मतलब इसमें सब्सिडी नहीं है। तो जनाब एक और बड़ा अहम टॉपिक होता है जो डिफरेंट ग्रुप्स में लड़ाई हो रही होती है कि नवाज शरीफ ने 35 साल हुकूमत की है। इस तरह मेरे पास भी एक इमरान से मेरी बात हुई, थोड़ी सी एक शख्स से बात हो गई, उसने भी मुझे यही कहा जी 35 साल नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पे हुकूमत किया। मैं क्या कैलकुलेटर मैंने उसके आगे रखा, ये पकड़ो, और मुझे 35 साल पूरे करके दिखा। उसने क्या किया जी, इमरान ये जो है ना नवाज शरीफ, ये वज़ीर ख़जाना था 1982 से इतने साल के लिए, उसको जमा किया। मैं कहा वो तो पंजाब का था, वहाँ 18वीं तरमीम नहीं हुई थी, वो पाकिस्तान का तो नहीं होगा, पाकिस्तान में हुकूमत तो नहीं की, ये आपका फिक्र गलत है। फिर कहो पंजाब पे की, नहीं नहीं। फिर उसने पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री को जमा किया, फिर उसने शहबाज शरीफ की चीफ मिनिस्ट्री को जमा किया, फिर उसने नवाज शरीफ की वफाकी हुकूमत जमा की, फिर वफाकी हुकूमत जमा की, फिर वफाकी 1-2-2.5 साल की हुकूमत जमा की, फिर 4 साल। इस तरह उसने 35 साल बना दिए। फिर मैंने कहा भाई इस तरह अगर नवाज शरीफ ने 35 साल हुकूमत की है तो फिर पीटीआई ने भी, इमरान खान ने भी 35 साल की है। उसने कहा जी कैसे? मैं कहा जमा करो। मैं कहा देखो 9 साल केपी के, 9, 4 साल पंजाब में, 4 देख लें, और फिर 4 साल वफाक में, 4 साल हो गए, तो ये कितने हो गए? 17 साल। उसके बाद इमरान खान 1996 से
MNA आ रहा है 2013 तक मैं कह लेता हूँ, आगे का MNA नहीं डालता क्योंकि फिर वो अपोजिशन कर रहा था ना। ये मुशर्रफ के साथ हुकूमत में रहा है, नवाज शरीफ के साथ हुकूमत में रहा है, सबके साथ पीपल पार्टी के साथ मज़े लेता रहा है। और उसके बाद जनाब ये बनते हैं 18 साल, 18 और 17, वो 17 जो 9-4-4 थे। तो इस तरह तो इमरान खान ने भी 35 साल हुकूमत की है। जिस तरह आप उसको 35 कर रहे हो, मैं भी 35 बना देता हूँ। फिर 35 साल इमरान खान ने की है, 35 साल पे नवाज शरीफ ने की है। अगर इस तरह बनाते हो तो वैसे तो नवाज शरीफ ने जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसकी बात होती है, वो अप्रॉक्सीमेट कोई 9 साल के करीब ऊपर नीचे मतलब बनती है। टोटल हम इकट्ठी कर लेकर तो मतलब 9.25 साल के करीब बनती, इतनी हुकूमत बनती है। तो ये बात मैंने क्लियर करनी थी। जो 35 साल लोग कहते हैं इमरानडूस के नवाज शरीफ ने 35 साल हुकूमत की है, तो जो उनके मुखालिफ हैं जिनको वो पटवारी कहते हैं, उनको फ़ौरन कहना चाहिए कि हाँ इमरान खान ने भी 35 साल की है। KPK के जमा करें, पंजाब के जमा करें, फिर वफाक के जमा करें, फिर जब से वो MNA बना आ रहा है उसको जमा करें। 2013 तक चले जमा कर लें, आगे जमा ना करें। आगे वो अपोजिशन खेलता रहा ना, फिर वो धरने तुरने पता नहीं इसके बाद। तो फिर ये बनती है उसकी 18 साल ये और 17 साल, वो 35 साल हुकूमत फिर इमरान खान ने की है। ये भी फिर मान लो, ये उनको जवाब दिया करो। ये बात आज क्लियर करना ज़रूरी थी। नाज़रीन, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।